अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज आपको बताती चलूं कि हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़। उनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा जी, सबसे पहला सवाल जो कि मुझे लगता है कि वो हर दूसरे इंसान को वो उस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, जोड़ों का दर्द, नी का दर्द, तो थोड़ा सा आज हम इस पे बात करेंगे कि आपका जो जिस तरह से तरीका इलाज है वो एडवांस है। एडवांस किस तरह से है, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को आप बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत से ऐसे मरीज़ हैं हमारे जो घुटने की दर्द में मुब्तला हैं, कमर की दर्द में मुब्तला हैं और इवन मायूस हो चुके हैं इस दर्द की वजह से, और बहुत सी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। जब दवाइयाँ वो खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, अदरवाइज़ जो है दवाई छोड़ने पे उन्हें दोबारा दर्द हो जाता है। इवन यहाँ तक कि इन कुछ दिनों से तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की जो तादाद है बढ़ गई है इस चीज़ में, क्योंकि लोग चाहते हैं कि रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो गया है तो इसमें वो पेन फ्री होकर इबादत कर सकें और अपने जोड़ का इलाज प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो ऐसे मरीज़ों के लिए खुशखबरी भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल क्लिनिक में इसका इलाज जदीद तरीके से किया जाता है, जिसमें हम PRP थेरेपी कहते हैं, यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं जोड़ के अंदर। उस इंजेक्शन से तकरीबन 80% होता है कि पेशेंट का जो जोड़ है उसका दर्द ख़त्म हो जाता है, और इवन दर्द ही नहीं ख़त्म होता बल्कि उसकी जो पैथोलॉजी है एक्चुअली जिस वजह से वो तकलीफ़ हो रही है वो वजह भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और इसी ट्रीटमेंट की वजह से एक और एडवांटेज मरीज़ को जो मिलता है वो ये है कि फॉर फ्यूचर में उसे सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर में मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स का हमने ट्रीटमेंट किया है गुज़िश्ता कोई 6-8 साल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 80% पेशेंट जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं। तो इसी बात के लिए स्पेशली मैं आपके पास प्रोग्राम के लिए भी आया हूँ, अवेयरनेस के लिए भी, कि क्योंकि इस न्यू ट्रीटमेंट के बारे में बहुत से लोग अवेयर नहीं हैं कि ये ट्रीटमेंट एक्चुअली है क्या और कैसे की जाती है और हमारा तरीक़ा इलाज में क्या डिफरेंस है। तो मैं यही बताता चलूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मरीज़ को ये चाहिए कि वो सबसे पहले तो अपना डायग्नोसिस करें, ठीक है, उसे आर्थराइटिस है भी कि नहीं है, सबसे पहले तो ये चीज़ डायग्नोस होनी चाहिए। तो आमतौर पे जब पेशेंट को घुटने का दर्द शुरू होता है अबाउट 45 एज के बाद, मैं स्पेशली उन पेशेंट्स की बात करना चाह रहा हूँ जो ओल्ड एज पेशेंट है, यंग पेशेंट्स के बारे में मैं नहीं कहना चाह रहा। तो ओल्ड एज में जब दर्द स्टार्ट होता है तो आमतौर पे पेशेंट क्या करते हैं, या तो क्लिनिक से मेडिसिन ले लेते हैं या फिर जो जनरल फिजिशियन होते हैं वहाँ से पेन किलर लेके अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन बल्कि मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्हें ये चाहिए कि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन से अपना डायग्नोसिस बनाएं, अपने एक्सरे करवाएं, क्योंकि जितना अर्ली डायग्नोस होगा उनका आर्थराइटिस, जितना जल्दी डायग्नोस होगा कि इसकी कौन सी स्टेज है, उतना ही इलाज जो है सक्सेसफुल होगा। तो आर्थराइटिस जो होता है ज़ाहिर है उसमें जो चिकनी हड्डी होती है हमारे घुटने की वो घिसना शुरू हो जाती है। जब चिकनी हड्डी हमारे घुटने की घिसना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो लोड है पूरा घुटने का, वो जो नीचे की हड्डी जिसमें पेन की फीलिंग्स होती हैं उस पर आता है, तो इसी वजह से मरीज़ को बहुत शदीद दर्द होता है। तो अगर वो अर्ली डायग्नोसिस करवा ले, क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट विजिट करता है तो आम तौर पे इसकी स्टेज 4 होती है, क्योंकि वो ऑर्थोपेडिक के पास तभी विजिट करता है जब हर जगह से उसने ट्रीटमेंट ले ली होती है और उसके बाद उसको फ़ायदा नहीं हो रहा होता, तो हमारे पास विजिट करता है स्टेज 4 में। तो स्टेज 4 में तो बहुत मुश्किलात हो जाती है, क्योंकि स्टेज 4 के अंदर तो अल्टीमेट ट्रीटमेंट जो होती है हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे मरीज़ों से जो कि जोड़ की दर्द में मुब्तला है वो अर्ली डायग्नोसिस कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन से मुलाकात करें, अगर उनकी अर्ली स्टेजेस हैं तो ये न्यू ट्रीटमेंट से फ़ायदा उठाएं। तो न्यू ट्रीटमेंट के बारे में बताता चलूँ, इसे PRP थेरेपी कहते हैं। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत हुई सुन के, क्योंकि PRP की अभी तक जो ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस है वो यही है कि फेस और बालों के लिए और इन चीज़ों के लिए। अब आज के शो पे काफ़ी लोगों को, यकीनन जिन लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है और जिन लोगों को ये नहीं पता, वो आज के शो से हमें पता चलेगा कि नी के लिए भी PRP आप लोग कर रहे हैं उसकी। बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि PRP सिर्फ नी के लिए नहीं, किसी भी जोड़ की तकलीफ के लिए, चाहे वो बैकबोन का पेन है, चाहे वो सर्वाइकल पेन है, चाहे वो डिस्क का मसला है, चाहे जिसे आमतौर पर अर्को निसाब भी कहते हैं लोग, मोरों का मसला भी कहते हैं, चाहे वो वाला प्रॉब्लम है, चाहे किसी कोनी में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, चाहे वो किसी भी जोड़ की तकलीफ है, तो PRP थेरेपी जो होती है उसके साथ इसका इलाज अब मुमकिन है। इससे पहले जितनी भी हम दवाइयाँ देते थे उससे सिर्फ पेन रिलीव होती थी, लेकिन पेशेंट की एक्चुअल पैथोलॉजी पे एक्ट नहीं करता था। तो इस PRP से बेसिकली हम जो है ना पेशेंट को अब ट्रीट कर रहे हैं। किसी भी किस्म का जोड़ का तकलीफ हो तो मल्टीपल सेशन करने होते हैं महीने के वक्फे से, उससे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर जाती हैं। अब PRP में होता क्या है बेसिकली, देखें मैं ये भी बात बताता चलूँ कि अब जो हमारी मेडिसन है
या मेडिकल फील्ड है, ये कोशिश कर रही है कि जो भी इलाज निकालें तो वो जो इलाज है वो जदीद होना चाहिए, वो नेचुरल होना चाहिए। exactly. कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि ऐसा इलाज हम दरियाफ्त करें जिसमें केमिकल्स कम से कम यूज़ हों। जब केमिकल्स कम से कम यूज़ होंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी बहुत कम होंगे, तो इसीलिए ये नेचुरल ट्रीटमेंट के तौर पे लिया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा स्किन में लोग बहुत से करा रहे हैं, बालों में लोग करवा रहे हैं, फेस के लिए करवा रहे हैं, ग्लोइंग के लिए करा रहे हैं, जो फेस पे वो दाग धब्बे होते हैं उसको ट्रीट करने के लिए करा रहे हैं। इसी तरह हम ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं इस ट्रीटमेंट को जोड़ों की तकलीफ के लिए भी स्टार्ट किया है हमने। अच्छा, इस ट्रीटमेंट में बेसिकली हमने करना क्या है, हमने पेशेंट का ब्लड लेना है। हाँ, वो हम बात करेंगे, पर उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी। पीआरपी डायबिटिक पेशेंट भी करवा सकते हैं, बीपी के पेशेंट भी करवा सकते हैं, या उनके लिए फिर कुछ और चीज़ है? ये थोड़ा सा ये भी बताइएगा। पीआरपी जो है हर मरीज करा सकता है। अच्छा। लेकिन शर्त ये होना चाहिए कि उस वक्त जब वो पीआरपी करवा रहा है उस वक्त उसे कोई फीवर या उस वक्त वो कोई ऐसी मेडिसिन पे ना हो जिससे उसका ब्लड पतला, ब्लड थिनर्स होते हैं जैसे कि एस्कार्ड है, डिस्प्रिन है, वो तो आपको पता है डायबिटिक पेशेंट के लिए लेते हैं पेशेंट। तो इसके लिए मेरा तरीकाकार ये है कि एक हफ्ता पहले हम जो है एस्कार्ड मेडिसिन या जो भी डिस्प्रिन या ऐसी एंटीकोगुलेंट जो ड्रग्स लेते हैं वो हम स्टॉप करते हैं। तो 1 वीक बिफोर हम स्टॉप करते हैं ताकि हमें, और इवन हमारे सेंटर में तो ये चीज़ भी की जाती है कि पहले ब्लड चेक करते हैं पेशेंट का कि उसके अपने प्लेटलेट्स कितने हैं, क्योंकि पीआरपी में हमें सफ़ेद खून चाहिए ना। अगर पहले से किसी वजह से उसका सफ़ेद खून कम है तो हमें फ़ायदा नहीं होगा उस मरीज़ को उसको इंजेक्शन लगाने का। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि पहले हम लोग उसकी सीबीसी कराते हैं, उसमें देखते हैं उसके प्लेटलेट्स का काउंट कितना है। अगर प्लेटलेट्स का काउंट मुनासिब है तो फिर हम उसको पीआरपी की तरफ लेके जाते हैं, अदरवाइज हम उसको और वेट कराते हैं। इसी तरह हम एस्कार्ड थेरेपी सब चीज़ों को स्टॉप करके फिर हम पीआरपी की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, इस ट्रीटमेंट में ये नेचुरल किस लिए है ये बताता चलूँ। जैसे किसी भी पेशेंट को अगर ये पीआरपी ट्रीटमेंट कराना है तो सबसे पहले उसी पेशेंट का ब्लड लेंगे हम, किसी और का नहीं लेंगे। तो उसी पेशेंट का ब्लड लेंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए वो हार्मफुल नहीं होगा। तो उस पेशेंट का हम ब्लड लेंगे, ब्लड लेके हम लेबॉर्ट्री में लेके जाएंगे। तकरीबन आधा घंटे का प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम उसमें से सफ़ेद खून को अलग कर लेते हैं। आम लफ्ज़ों में लोग इसे प्लाज्मा कहते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में एक्चुअली प्लाज्मा नहीं है, प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स ऐसे हमारी खुलियाँ हैं, ऐसे सेल्स हैं हमारे ब्लड में जो कि क्या करते हैं, बॉडी को हील करते हैं, यानी रीजनरेट करते हैं। तो इसीलिए आर्थराइटिस में या जोड़ों की तकलीफ में जो कार्टिलेज डैमेज हुई होती है उसको भी हील करना ज़रूरी होता है। तो इसकी हीलिंग के लिए प्लेटलेट्स काम करते हैं। तो मैंने बताया जैसे कि लैब में हम लेके जाते हैं, लैब में फिर प्लेटलेट्स को अलग करते हैं, अलग करने के बाद उसे हम एक्टिवेट करते हैं, यानी फ़ोटो एक्टिवेशन करते हैं। अब फोटो एक्टिवेशन करने के बाद एक इंजेक्शन तैयार हो जाता है जिसे हम कहते हैं पीआरपी का इंजेक्शन है। तो ये जो इंजेक्शन होता है हम जोड़ की जो कैविटी होती है उसके अंदर लगा देते हैं। ठीक है, हम किसी हड्डी के अंदर नहीं लगाते, हम सिर्फ जोड़ की जो अंदर कैविटी है उसके अंदर पीआरपी का इंजेक्शन लगाते हैं। इसी तरह अगर शोल्डर जॉइंट है तो शोल्डर जॉइंट में लगा देते हैं। इसी तरह अगर स्पाइन है यानी कमर में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर लगा देते हैं। अच्छा, एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले भी लोग इंजेक्शंस लगाते थे जोड़ों के अंदर। तो क्योंकि किसी से भी जब घर में बात होती है मरीजों से कि कहते हैं डॉक्टर साहब ने ये इंजेक्शन एडवाइस किया है, तो लोग ये समझते हैं कि ये इंजेक्शन वही वाला है जो हमारे दादा ने लगवाया था, उसके बाद जो है उनको बहुत तकलीफ बढ़ गई थी और ये हो गया। देखें, उस वक्त जो वक्त था ना वो ज़माना और था। उस वक्त जो इंजेक्शन लगते थे वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते थे। इवन अभी भी कुछ जगहों पे स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते हैं। लेकिन हमारे पास जो है अब हमने इस ट्रीटमेंट को, इस ट्रेंड को बदला है और इसको बदल के हमने पीआरपी थेरेपी को स्टार्ट किया है। तो यही पीआरपी थेरेपी है जो कि हार्मफुल नहीं है। स्टेरॉइड से पेन तो रिलीव होता था, लेकिन मसला ये होता था कि जोड़ में और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश का अमल और तेज़ी से बढ़ जाता था। ठीक, तो इसी को काउंटर करने के लिए कि एडवर्स इफेक्ट ना हो तो हमने पीआरपी ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को लगाया है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसमें ना पेशेंट्स के। अच्छा, तो ये बताइएगा, ये तो एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है तो लोग तो अफोर्ड नहीं कर पाते। जो लोग नहीं अफोर्ड कर पाते अब उनके लिए बताएं क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। बिल्कुल एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। देखें, बात वो है कि लाइफ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, सबसे पहली ज़रूरत। तो अगर आप इसको कंपेयर करें कि टोटल नी रिप्लेसमेंट से कि वो कितने का है, वो तकरीबन 10 लाख का एक नी रिप्लेसमेंट होता है। तो उससे अगर आप पेशेंट को ये ट्रीटमेंट दें तो इसके कंपैरेटिवली ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तो अगर उसका घुटना नी रिप्लेसमेंट से बच जाए, सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन से बच जाए और सर्जरी से बच जाए तो आई थिंक इट्स बेनिफिशियल। दूसरी बात ये भी क्लियर करता चला जाऊँ कि जो पीआरपी ट्रीटमेंट है ना, लोग तो बेड साइड पे भी दे रहे हैं। इवन यू करते हैं, एक मशीन रख ली है, उसमें ब्लड लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं और फ़ौरन हाथ के हाथ लगा देते हैं। इवन स्किन में बहुत कॉमन है इस तरह। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक ख़ास ट्रीटमेंट है, इसके लिए ख़ास मेथड होना चाहिए। तो हम लोग जो अपने सेंटर में ये चीज़ करते हैं, हम लोग इसे स्पेशली थिएटर में करते हैं।
एक स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर है जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। स्टॉप करेंगे, क्या शोर पीछे आएगा, स्टॉप कर दें, सारा शोर आ जाएगा, तो स्टॉप करो, बाहर आवाज़ें आ रही हैं, स्टॉप करो, फिर मैं वहीं से शुरू करता हूँ। ये देखें, ये आएगी आवाज़, बीच में नहीं आएगी, नहीं वो अभी बंद करवा रहे हैं, यहीं से फिर आप स्टार्ट, यहीं से स्टार्ट करो जी। ये चलेगी इतनी, ठीक ठीक है, मैं कह दूंगी। अच्छा, जब हम अब स्टार्ट करेंगे ना, तो आप ऐसे नीचे देख के फिर यूं करके फिर बात स्टार्ट कीजिएगा, ताकि वहीं से वो हो जाए, हम लोग उसको फिर एडिट पे जोड़ देंगे, फिर यूं कर दो, ठीक है। हाँ ये बता दीजिए जब स्टार्ट करेंगे, हाँ बता देना जब स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये बीच में इंटरफेयर करो तो मैं चलता रहूँ या रोक दूँ? ये देखो ये कंटिन्यूस साउंड आएगा नहीं, तो नीचे किसी को बातें हो रही है, सर डिस्टर्ब, बातें भी हो रही है, वो भी चल रहा है ना। हाँ ये भी, और ये बायर मशीन भी बंद। अच्छा, जब सुने लास्ट टाइम रह जाए ना आखिरी एंडिंग वर्ड्स कह बता दीजिएगा मुझे, या इशारा कर दीजिए एंडिंग चल रही है, मुझे नहीं पता चलता ना कहाँ पहुँचे हम, कितना टाइम रह गया। अभी हमारे पास, मैं पूछ लेती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता हो। हाँ, एंडिंग, फिर एंड बंदा कुछ ना कुछ अपनी बात कर देता है। ठीक है, मैं बता देती एंडिंग वर्ड्स कर देते हैं। हूँ। उमैर, अभी कितने मिनट का हुआ, ये कह रहे हैं 9 मिनट हुए ना, 9 मिनट हुए ना, तो हमारे पास 20 मिनट है, तो स्टिल 20 मिनट, हाँ बहुत लंबा है। हाँ, तो अभी 9 मिनट हुए, ये बारिश की मशीन बंद करो। ये मशीन का साउंड चलने का बीच में, मैंने कहा है बंद करने का, असल में हम तो आदी हो गए ना शोर के। मुझे नहीं पता, बीच में डिस्टर्बेंस आप लोगों को नहीं होगी रिकॉर्डिंग में? हम आदी हो चुके हैं यार, ये मशीन बंद करवाओ डॉक्टर साहब, थोड़ा डिस्टर्ब हो। हाँ नहीं नहीं, वो मशीन जो बाहर चल रही है। अच्छा अच्छा, ड्राइव किया, अच्छा मैं समझी मशीन, वो डॉक्टर साहब डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, जी, जैसा मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि पीआरपी ट्रीटमेंट जो है बहुत सारी जगहों पे ओपीडीज़ के अंदर आमतौर पे ऐसा किया है डॉक्टर्स ने या स्किन स्पेशलिस्ट ने भी इवन, कि अपनी एक मशीन बेसिकली बाई कर ली जिसमें वो पेशेंट से ब्लड लेते हैं और हाथ के हाथ जो है उसी वक्त पीआरपी बनाते हैं और उसी बेड साइड्स पे लगा देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर बहुत से पेशेंट्स आए हों, बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों के साथ पेशेंट्स आए हों, तो वहाँ पे ज़रूर इन्फेक्शन का कोई ना कोई चांस ज़रूर है। तो इसीलिए हमारे सेंटर में इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि इसका जो तरीक़ेकार है बिल्कुल डिफरेंट किया जाता है। हर चीज़ के अलग जोन्स हैं कि जो पीआरपी जो बनता, जहाँ ब्लड ड्रॉ करते हैं इसका डिफरेंट जोन है, इसके लिए ब्लड ड्रॉ करके लैब में लेके जाना वो बिल्कुल आउट ऑफ द वे डिफरेंट है, जहाँ पे किसी की आमदोरफ्त नहीं है। इसी तरह फिर फाइनली जब पीआरपी हमारे पास तैयार हो जाता है तो हम इसको जो है ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाके लगाते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट मिथ ये भी है कि जो है पीआरपी का इंजेक्शन के लिए कितना ब्लड लिया जाए, पेशेंट से कितना ब्लड लिया जाए और इस कितना अमाउंट होना चाहिए। देखें, बात यह है कि हर एक चाहता है कि उसका ख़र्चा कम से कम हो ना और ज़्यादा बेनिफिट लें, लेकिन हम लोग इस बात पे हैं कि देखें आप ये समझें कि अगर 10 ml किसी का ब्लड लूँगा, यानी एक सिंपल जो है टेस्ट ट्यूब में ब्लड लूँगा, तो उसमें से सिर्फ 1 ml पीआरपी बनेगा, बाकी सारा एक्स्ट्रा प्लाज्मा होगा। प्योर जो क्वांटिटी है सिर्फ 1 ml होगी। तो इसलिए हम लोग जो होते हैं तकरीबन 120 ml जो है हम ब्लड लेते हैं।
तो 120 ml जब हम ब्लड लेंगे तो अबाउट 10 to 12 ml जो है हमें प्योर PRP उससे मिलेगा। तो जाहिर है जब एक सिरिंज के अंदर प्योर PRP होगा तो उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू एक सिंपल 1 ml का PRP और रिमेनिंग प्लाज्मा होगा, उसका रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये भी मैं पेशेंट्स को आगाह करना चाहता हूँ कि ये भी ध्यान में रखें कि जहाँ से PRP करा रहे हैं उनका अमाउंट ऑफ ब्लड कितना ड्रॉ किया जा रहा है। अगर तो ज़्यादा ब्लड ड्रॉ किया जा रहा है तो उसका मतलब चांसेस हैं कि उन्हें अच्छी क्वालिटी का PRP मिलेगा। अगर कम ब्लड ड्रॉ किया जा रहा है तो चांसेस क्या है कि क्वालिटी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ठीक है, मैं नहीं दावा करता कि हमारा बहुत अच्छा वो है इस तरह है, लेकिन ये पेशेंट आजकल अवेयरनेस है, पेशेंट गूगल कर सकते हैं, नेट पे चेक कर सकते हैं कि कितने ml ब्लड जो होता है 10 ml में कितना अमाउंट ऑफ PRP एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 20 ml में कितना कर सकते हैं, 100 ml में कितना अमाउंट ऑफ PRP एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप तो लोग पढ़े लिखे खुद से गूगल कर आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब आप कितना ब्लड ले रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन का तरीका आपका क्या है, थिएटर में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाने वाला कौन है, फिजिशियन है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है। इवन ये क्वेश्चन लोग करते हैं आके कि भाई आप जो PRP जो लगाने वाला हड्डी में लगाना चाह रहा है, जोड़ में लगाना चाह रहा है, क्या वो फिजिशियन है, क्या वो जनरल फिजिशियन है या वो सर्जन है, क्योंकि बहुत से फिजिशियन है वो भी लगा देते हैं जोड़ के अंदर। क्योंकि हम ऑर्थोपेडिक सर्जन है ना, हमें तो पता है जोड़ की एक एनाटमी के बारे में मालूम है कि भाई जोड़ कहाँ से शुरू होता है, हमने तो ऑपरेट भी किया हुआ, खोल के भी जोड़ को दिखा हुआ है, तो हमें पता है कि जोड़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्योंकि देखें आपको समझें कि अगर इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो गई जोड़ के अंदर तो फिर उसका कोई हल नहीं। मैं ये अभी आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने जो कहा ना कि जिस तरह से डॉक्टर एक अपनी मशीन लेके और वहीं पे फ़ौरन से अगर इस तरह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर तो बस फिर आगे क्या देख रहे हैं आपके, क्या हो सकता है? बहुत बुरा है आउटकम। अगर दूसरी चीज़ ये कि इन चीज़ों को रोकने के लिए कुछ काम नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक बड़ी क्योंकि इन्फेक्शन और ब्लड इन्फेक्शन, क्योंकि आप बैक्टीरिया और सारी चीज़ें हर एक चीज़ आसपास और इस तरह से इसको किया जाए, और PRP के अपने कोई साइड इफ़ेक्ट हैं कि नहीं है? जी जी, देखिए यही कहना चाहूँगा कि PRP का खुद के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि PRP नेचुरल है ना, आपके ही बॉडी से लिया गया, उसमें कोई एक्स्ट्रा केमिकल्स हमने डाले नहीं है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ डाली नहीं, तो इसके अपने तो कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। हाँ, सिर्फ चांसेस क्या है कि अगर स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, PRP को प्रॉपर हैंडलिंग नहीं सही की गई, बनाया ठीक नहीं गया, तो फिर ये की चांस है कि इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन इन गुड हैंड्स लेस देन 1% चांस है इन्फेक्शन का, इन बैड हैंड मोर देन 80% चांस है इन्फेक्शन का। तो अगर इन्फेक्शन एक बार इंट्रोड्यूस हो गई घुटने के अंदर सपोज, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है ऑर्थोपेडिक से है, मैं स्किन के बारे में तो नहीं कहूँगा, तो ऑर्थोपेडिक अगर घुटने में इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो गई एक बार तो उसका हल कुछ भी नहीं है, पूरा घुटना खोल के उसको अच्छी तरह साफ करके पूरा 6 वीक्स के लिए एंटीबायोटिक्स पे रखना पड़ता है। तो आप ये ध्यान में रखें कि अगर खुदा न खासा इन्फेक्शन हो गई तो बहुत शिद्दत की इन्फेक्शन होती है और उसको खोले बगैर कोई हल नहीं है। उसको वॉश, इवन हम 10 लीटर सलाइन से उसको वॉश करते हैं तब जाके उसकी इन्फेक्शन क्लियर होती है, और इवन कभी कभी तो वुंड भी खुला छोड़ देते हैं। तो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट भी है मेरी मरीजों से कि PRP करवाएं, लेकिन प्रॉपर ऑथेंटिक जगह से कराएं। देखिए हमारा जो सेंटर है उसका नाम है श्योर सेल ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल क्लिनिक। बेसिकली ये श्योर सेल से एफिलिएटेड है, जो कि डॉक्टर पीटर हमारे डायरेक्टर हैं वहाँ श्योर सेल से ऑस्ट्रेलिया से। इनके तकरीबन 18 सेंटर्स रन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो उसमें से कराची में वाहिद एक सेंटर है जहाँ पे इवन ये हमारे पास आए भी और मुझे भी उन्होंने ट्रेन किया, सर्टिफाइड किया। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सर्टिफाइड जगह से, एक अच्छी जगह से, ऑथेंटिक जगह से PRP करवाएं, क्योंकि PRP ऑलरेडी एक्सपेंसिव एक प्रोसीजर है, और अगर वो साफ़ सुथरे तरीके से ना किया जाए तो और ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाए। क्योंकि हमारे सेंटर में तो इस बातों का खास क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मुझे तो अच्छी तरह मालूम है कि इन्फेक्शन कितनी ख़तरनाक है और किस हद तक ये जा सकते हैं हम आगे। तो इसलिए मेरी कोशिश तो ये होती है कि नॉन टच टेक्निक से काम करूँ ना, किसी तरह भी मेरा कोई हाथ, इवन हमने ग्लव्स भी पहने होते हैं तब भी किसी नीडल पे भी टच नहीं करते हम, कि नीडल पे भी टच ना हो जाए, ताकि कोई भी चांस ऑफ इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो ही ना सके, ज़रा सा 0% इन्फेक्शन। बाकी देखें होने को तो कुछ भी हो सकता है, शिफा अल्लाह के हाथ में, होने चाहे तो इन्फेक्शन तो कहीं भी हो सकती है, हमारे पास भी हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल हो गए, हमारे पास अभी तक कोई इन्फेक्शन रिपोर्ट नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक अच्छी खुशी की बात है। PRP के लिए कोई स्पेसिफिक एज, मतलब कि इस एज से इस एज वाले करवा सकते हैं और इस एज वाले नहीं करवा सकते? नहीं, ऐसा कुछ या नहीं। कोई ऐसी चीज़ें? नहीं, ऐसे कोई एज स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है। आपके प्लेटलेट्स ठीक होने चाहिए, आपने पहले स्टेरॉइड थेरेपी ना ली हो, आपने अगर ली हो तो उसमें एक गैप होना चाहिए 6 वीक का, एटलीस्ट गैप 6 वीक का गैप होना चाहिए, क्योंकि बहुत से पेशेंट एस्थमेटिक हैं जिन्होंने स्टेरॉइड लेना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है, तो हम उसको 6 वीक का गैप कर देते हैं, गैप करने के बाद लगा सकते हैं। इसी तरह बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो ब्लड थिनर्स पर हैं, यानी एस्कार्ड लेते हैं,
लो प्लेट लेते हैं और भी ऐसी दवाइयाँ, तो उसके लिए 1 वीक बिफोर वो कर देते हैं। तो इसके साथ और फर्दर मोर के हम उनका ब्लड चेक करते हैं कि उनके करंटली प्लेटलेट्स कितने हैं। अगर अच्छे अमाउंट में प्लेटलेट्स हैं तो फिर हम उससे PRP की एडवाइस करते हैं, अदरवाइज हम लोग एडवाइस नहीं करते हैं और वेट करते हैं। ठीक। इसके अलावा बताता जोड़ में देखें आप, ये एक और पेशेंट्स के साथ बहुत वो है, मैं पहले भी जिक्र किया कि इंजेक्शंस जो बूढ़ों ने लगवाए थे वो 10 साल पहले लगवाए थे, वो स्टेरॉइड के थे। अब जो इंजेक्शंस हैं वो वाले नहीं हैं, लोग उसी को कंपेयर करते हैं। दूसरी बात ये भी कह दूं मैं कि देखें हर मरीज़ का बीमारी डिफरेंट है, चाहे वो जोड़ की बीमारी है, आप और मैं एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपकी घुटने में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके घुटने में दर्द है सेम मेरे घुटने में एग्जैक्टली वही चल रहा हो सकता है कि आपको कोई और कोमॉर्बिड्स हो, डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो, हाइपरटेंशन हो, वेट ज़्यादा हो, आपका लाइफस्टाइल बहुत वो हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो, तो ये भी रीज़न हो सकती है, ठीक है। तो हर पेशेंट को कंपेयर ना करें। लोग ऐसे कंपेयर करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे जो फलाने चाचू ने लगवाया था उसको तो फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आप मुझे एडवाइस कर रहे हैं। देखें ये डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट पे कि हम क्लिनिशियन हैं, हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, हम डिसाइड करते हैं किस पेशेंट के लिए क्या बेनिफिट है। आप सपोज करें एक पेशेंट है स्टेज 4 आर्थराइटिस का, यानी चौथी स्टेज का घुटना, एक पेशेंट है स्टेज 2 का, तो मैं स्टेज 2 वाले को कहूँगा कि भाई आप PRP लगाएं। वो कहेंगे डॉक्टर साहब ये स्टेज 4 वाले को तो फ़ायदा नहीं हुआ, मैं कैसे लगाऊं? तो भाई वो स्टेज 4 में था, उससे फ़ायदा होने के चांसेस सिर्फ 30-40% थे जी। आप स्टेज 2 में हैं, अर्ली स्टेज, जैसे मैं शुरू में कहा कि जितना अर्ली डायग्नोसिस होगा उतनी अच्छी ट्रीटमेंट होगी। तो भाई आप स्टेज 2 में हैं तो आपको चांसेस हैं कि ज़्यादा फ़ायदा हो ना। तो आपकी बीमारी जो अभी कम हुई है, तो अब चांसेस ये हैं कि जो आपको मैं PRP लगाऊंगा तो 80% आप पे रिजल्ट आएगा, अगर इसको लगाऊंगा तो इसके ऊपर 30% रिजल्ट आएगा। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या सिलेक्ट किया पेशेंट को। तो ये सिलेक्शन भी कौन करेगा? ऑर्थोपेडिक सर्जन करेगा कि भाई ये इस पेशेंट के लिए क्या सिलेक्टेड है, इसका जो करंट एक्सरे है वो एक्सरे हमें क्या बता रहा है, ठीक है। ये एक्सरे जो है सर्जिकल है या वो वाला है, क्या कहते हैं PRP थेरेपी वाला एक्सरे है। तो ये तो डिपेंड करता है कि पेशेंट जब हमारे पास विजिट करता है उसके बाद हमें पता चलता है कि पेशेंट के साथ क्या है, कितना वेट है उसका, सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम मुझे एडवाइस करते हैं PRP के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी क्योंकि अमूमन शायद हम लोगों ने या तो बिल्कुल ठीक सुना है या फिर कहते हैं ना सुनी सुनाई बातों पे हम बहुत ज़्यादा एतबार कर लेते हैं। ये मुझे बताएं, कमर के मुर्रों में गैप आता है या गैप कम हो जाता है? देखें आपको गैप के बारे में बता दूं जी, ये घुटने में भी लोग कमर के इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें। कमर के मोहरे हो चाहे वो घुटना हो, लोग कहते हैं गैप आ गया, गैप आ गया। एक्चुअली ये अगर घुटना आपको दिख रहा हो तो ये चीज़ एक कार्टिलेज होती है, चिकनी हड्डी होती है। जब एक्सरे में हम कराते हैं तो उसमें खला नज़र आती है ना जी। तो जब एक्चुअली वो खला नहीं होती है, वो हमारी चिकनी हड्डी होती है, वो बाकायदा हड्डी है जो एक्सरे में नज़र नहीं आती। तो जब वो आपस में मिल जाती है, हड्डी वो ख़त्म हो जाती है तो गैप ख़त्म हो जाता है। तो गैप आने का मतलब ये होता है कि गैप ख़त्म हो गया, कि दो हड्डियों के बीच में से गैप ख़त्म हो गया, यानी जो चिकनी हड्डी थी वो ख़त्म हो चुकी वहाँ से। अब वो रगड़ पैदा होगी दोनों घुटनों के बीच में, चाहे वो कमर है चाहे वो ये है, उसके बीच में जो जोड़ है उसके बीच में से गैप खत्म हो गया, यानी वो रगड़ पैदा होना शुरू। जब वो रगड़ पैदा करेगा तो वहाँ पे सोजिश होगी तो पेन स्टिमुलस होगा और पेन जनरेट होगी। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। तो इसको हम आमतौर पर वर्ड यूज़ करते हैं कि हमारी लैंग्वेज में गैप खत्म हो गया, लेकिन पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब गैप आ गया नहीं है वर्ड, एक्चुअली खत्म हो गया गैप खत्म हो जाए, क्योंकि वहाँ से चिकनी हड्डी खत्म होगी, चाहे वो कमर की है चाहे वो घुटने की है चाहे किसी भी जोड़ की, चिकनी हड्डी जब कम होगी तो ये इस तरह होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अर्कोनिसा पे अगर हम बात करें कि उसका पेन कैसा होता है और वो किस तरह से, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो डॉक्टर के पास उस टाइम तक नहीं जाते कि जब तक सूरत हाल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ना हो जाए। ये आप ज़रूर समझते होंगे, आप डॉक्टर हैं, आपके पास जिस तरह से पेशेंट आते होंगे आप सिचुएशन देख के समझते होंगे कि ये बहुत सारी चीज़ें और बहुत तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद अब आए हैं हमारे पास अपना इलाज करने के बाद। अर्कोनिसा पे तो खैर अलग से मैं प्रोग्राम भी करूँगा इंशाल्लाह फ्यूचर में, कि जिसमें पूरी डिटेल बताऊँगा कि अर्कोनिसा कैसे होता है और क्या वजूहात होती हैं। तो शॉर्ट में अगर बताता जाऊँ, शॉर्ट में वो तो फिर हम अर्कोनिसा में बेसिकली जो कमर होती है ना उसमें ज़ाहिर बैकबोन्स की होती हैं, L1 होती है, L2, L3, L4, L5 वर्टिब्रा होती हैं जो कमर की हड्डियाँ होती हैं, उसके बीच में से रगें जा रही होती हैं इसी तरह, ठीक है। जब वो जो रग जा रही होती है वो किसी भी वजह से, चाहे वो मोहरे की वजह से चाहे वो आर्थराइटिस की वजह से दब जाए, तो जहाँ जहाँ वो रग की सप्लाई है, जैसे मैं करंट का मिसाल दूँ कि जब एक वायर जा रही है, जहाँ जहाँ वो जा रही है वहाँ वहाँ इफेक्ट करेगी। तो अर्कोनिसा में एक शियाटिक नर्व होती है जो कि पूरी टांग में हिप से होती हुई पूरी नीचे फुट तक जाती है,
5th टो तक जाती। तो अर्कोनिसा के पेशेंट को यही होता है, जब ऊपर कमर में उनकी रग दबती है तो वो जब रग दब जाती है तो वो सारा पेन उनको उसी की डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, जहाँ जहाँ तक वो रग जा रही है उसमें दर्द होता है। इतना दर्द होता है कि पेशेंट को लंगड़ापन हो जाए, इसको लंगड़ी का दर्द भी कुछ लोग कहते हैं कि लंगड़ी का दर्द हो, पेशेंट लंगड़ा कर चलना शुरू होता है। इसके लिए चंद एहतियातें अगर कर ले पेशेंट, एक तो ज़मीन पे ना बैठे, ज़मीन पे ना सोए, झुककर सामान हैवी ना उठाए। इसके अलावा जो है मोटरसाइकिल रिक्शे का सफ़र एहतियात से करे या बेल्ट लगा कर सफ़र करे। इसके अलावा डेली रात को आधा घंटा कमर की सिकाई करके सोए और उल्टा ना सोए। ये अगर चंद बातों पे अमल कर ले तो 70% चांसेस है कि उसे अर्कोनिसा का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। यकीनन आज भी शो आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।